कुछ लोग सामाजिक दबाव को नकारने के लिए संभोग करते हैं। कुछ लोग शक्तिशाली परिवारों के बीच गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए भी संभोग करते हैं। लेकिन रिश्तों यानी साथी मिलने का मुख्य कारण प्यार है। जैसा कि कहा गया है, चीजों का उस स्तर तक गिरना आसान है जहां प्यार का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति पर अधिक शक्ति के लिए सौदेबाजी की चिप के रूप में किया जाता है, और यहीं पर अंधेरे मनोविज्ञान के तत्व काम आते हैं। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए जो आपके पास है उसका उपयोग करें। व्यवसाय की दुनिया में इस तरह की सोच इलाके के साथ आती है, लेकिन रिश्तों में इसे हेराफेरी कहा जाता है। आइए इस उदाहरण को देखें। एक महिला जानती है कि उसका साथी उसे यौन रूप से आकर्षक और अट्रैक्टिव लगता है। शायद कुछ ऐसा है जो वह लंबे समय से उससे चाहती थी, लेकिन इस बारे में लंबे समय तक चली बातचीत के बावजूद वह उसे पूरा करने में असफल रही। मान लीजिए कि वह हमेशा उससे जो चाहती थी वह घर के कामों में उसका शारीरिक योगदान है। उसका अड़ियल रुख उसे अपने साथी को आज्ञाकारी बनाने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए प्रेरित करता है। उसे सीधे उसके पास आए बिना और लिविंग रूम को खाली कर दो वरना आज रात कोई सेक्स नहीं होगा जैसा कुछ कहे बिना ऐसा करना होगा। हालांकि यह ज्ञात है कि कुछ घरों में ऐसा होता है। यह निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, खासकर यदि आप ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनके पास दूसरों से निर्देश लेने के लिए स्वाभाविक नापसंद है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। इसलिए इसके बजाय वह अपने समय की बोली लगाती है। जब वह उसे कोई काम करते हुए पाती है तो वह उस पर झपट पड़ती है। उसे मीठी मीठी प्रशंसाएं देना और ऐसी बातें कहना जैसे कि जब वह कुछ भी कर रहा होता है तो वह उसे कितना आकर्षक लगता है, इस पर जोर देना, और फिर वह उसके प्रति अपनी यौन लालसा को बढ़ाती है। इस युक्ति का प्रभाव तब और भी अधिक होता है जब उसे उत्तेजित करने के लिए सामान्य रूप से काम करना पड़ता है। यदि वह लगातार ऐसा करती है तो उसे अवचेतन रूप से यह संदेश मिलता है कि घर के काम करने से उसे बाद में अच्छा सेक्स करने का मौका मिल सकता है। समय के साथ वह उन कामों को करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है जिन्हें वह स्वाभाविक रूप से अपने साथी द्वारा दी जाने वाली यौन प्रेरणा के कारण करने से मना कर देता था। यह परिदृश्य हानिरहित प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। उस व्यक्ति को केवल सेक्स के लिए अपने साथी के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। उसने उसकी कमजोरी को समझा और जो वह चाहती थी उसे पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अच्छी बात यह है कि इस मामले में सभी खुश होकर जाते हैं, क्योंकि महिला को अपने साथी से वह बहुमूल्य योगदान मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है, और पुरुष को उस महिला के साथ वह सेक्स मिलता है जिसकी उसे इच्छा होती है। लेकिन जब डार्क मनोविज्ञान शामिल होता है तो चीजें हमेशा पारस्परिक रूप से लाभकारी नहीं होती हैं। यह पीड़ित के लिए वास्तव में अंधकार में हो सकता है। आइए नजर डालते हैं इस दूसरे जोड़े पर। मैं इस नए जोड़े को देव और माया कहूंगा। देव और माया के व्यक्तित्व बहुत विपरीत है। देव एक घरेलू दोस्त है और माया एक जिंदादिल बहिर्मुखी है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्वों में अंतर एक दूसरे की पूरी तरह से सराहना करता है। ऐसा तब तक था जब तक देव को माया पर अधिक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन वह जानता है, शायद इसलिए कि वह पहले ही कोशिश कर चुका है, कि वह जो चाहता है उसे पाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए वह माया को अपने वश में करने के लिए एक अभियान शुरू करता है। वह उसके बारे में छोटी छोटी बातें जैसे उसके कपड़े, मेकअप, बाल आदि के बारे में छोटी छोटी बातें बताने से शुरुआत करता है, और यहाँ तक कि प्यार की आड़ में उसके वजन के बारे में भी भद्दी टिप्पणियां करता है। इससे उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ने लगता है, और जब वह अपने दोस्तों के बारे में बात करती है तो वह उनके बीच कुछ काल्पनिक झगड़े के बारे में अपने सिद्धांत को चित्रित करने और समर्थन करने के लिए कमजोर घटनाओं का उपयोग करता है। वे आपसे ईर्ष्या करते हैं जैसी चीजें आमतौर पर काम करती हैं। संदेह के ये छोटे बीज बढ़ते हैं और पूरी तरह से एक दरार में बदल जाते हैं जो माया और उसके दोस्तों को और दूर कर देता है। उसके नए कम आत्मविश्वास के कारण, कोई दोस्त नहीं होने और कम सम्मान के मुद्दों के कारण उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि देव ही एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसकी परवाह करता है और उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है।
यह उसे देव को खुश करने के लिए वह सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है जो वह कर सकती है, और इस प्रकार उसे बिल्कुल वहीं रखती है जहां वह उसे रखना चाहता है, उसके अंगूठे के नीचे और पूरी तरह से उसके नियंत्रण में। जिन दो मामलों का मैंने उदाहरण के रूप में उपयोग किया है, उनमें हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां जो रिश्ते दो व्यक्तियों के बारे में माने जाते हैं, वे चालाकी और धोखे के माध्यम से एक साथी की इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बन जाते हैं। दोनों रिश्ते अच्छे इरादों के साथ शुरू हुए, और जहां पहले रिश्ते का अंतिम परिणाम दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक स्थिति साबित हुआ, वहीं बाद की कहानी में स्थिति इसके उलट है। यहाँ समानता यह है कि सभी पीड़ितों ने जो किया वह अपने साथियों के प्रति अपनी भावनाओं के कारण किया। इसलिए यह कहा जाता है कि प्यार पाने की हमारी इच्छाएं हमें असुरक्षित बना सकती हैं। इसे दूसरों के लाभ के लिए हेरफेर और शोषण किया जा सकता है। अंधविश्वास और धार्मिक विश्वास। अगर हम सुदूर अतीत की जेलों में सांत्वना तलाशते हैं, तो मानव प्रणालियों में सुरक्षा हमेशा हमेशा अंतिम रहेगी। भावनाएं ही नाव है और अंधविश्वास मस्तूल है। वास्तविक स्वतंत्रता की सांस के बिना हम तेजी से कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। स्टिंग द्वारा लिखित। मैं बस इसे बाहर फेंकने जा रहा हूं और कहूंगा कि अंधविश्वास का मतलब केवल एक सर्वोच्च ईश्वर या उच्च देवता में विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने विज्ञान पर विश्वास करना चुना। भले ही आप किसी भी आस्था का पालन करते हो, एक तथ्य यह है कि हमारी आस्था कभी कभी एक अंध स्थान बना देती है जो वास्तविकता को विकृत कर देती है, जिससे हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो शायद हम नहीं करते यदि हम अपनी सही और उचित मानसिक स्थिति में होते। लेकिन इससे पहले कि हम क्या पर विचार करें, आइए हम क्यों पर नजर डालें। जब मैंने पिछले अध्याय में भेद्यता के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि जो चीजें हमें मानव बनाती हैं, वे कुछ चीजें हैं जो हमें अंधेरे मनोविज्ञान की साजिशों के प्रति कमजोर और संवेदनशील बनाती हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रभाव दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। देवताओं में हमारी आस्था प्राचीनतम सभ्यता से भी पुरानी है। मनुष्य ने हमेशा अपने अस्तित्व को चीजों की सार्वभौमिक योजना में एक छोटे से अंश के रूप में माना है, और इसलिए हम मानते हैं कि ऐसी ताकतें हैं जो बड़ी, महान और दिव्य हैं। यदि आपने चीजों की तार्किक रूप से जांच की, तो इस तरह की सोच समझ में आती है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग को हमारे चारों ओर होने वाली अस्पष्ट चीजों से निपटने में मदद मिलती है। आप एक सुंदर फूल देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई चीज इतनी उत्कृष्ट और नाजुक कैसे हो सकती है। बिना सोचे, बिना पैटर्न के, वह बस है। हम आकाश के विशाल विस्तार को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि इसके पार क्या है। क्या यह हमेशा चलता रहेगा, या क्या यह बस एक अंतहीन अंत में सिमट जाता है? जब आप झरने की शक्तिशाली गर्जना या गड़गड़ाहट से पृथ्वी को हिलाने वाली आवाजें सुनते हैं, तो हमारे लिए उपलब्ध प्रगति और ज्ञान के बावजूद हम अभी भी भय और विस्मय से कांप उठते हैं। उस समय आपकी पसंद यह थी कि या तो डर को आपको पागल होने दिया जाए, या आप स्थिति को उस संप्रभु व्यक्ति पर थोपकर तर्कसंगत बनाएं जो आपसे बड़ा है। कुछ साहसी लोगों ने अपनी व्याख्या के लिए विज्ञान का उपयोग करना चुना। इसी सोच के साथ रहते हुए, जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो हम अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारा दुख जीवन और मृत्यु से संबंधित प्रश्नों से और भी जटिल हो गया है। क्या यात्रा यहीं समाप्त होती है, या यह अगले जीवन में भी जारी रहती है? यह आज की विश्वास प्रणालियों के पीछे एक मजबूत प्रेरक शक्ति रही है। इस जीवन के बाद के जीवन के प्रति दिए गए भय और विचार ने कई लोगों को यहाँ सही विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया है, ताकि जब मृत्यु आए तो जिस जीवन की हम आशा करते हैं वह हमारे लिए अनुकूल हो। ऐसा कहा जा सकता है कि यह अंतिम परिणाम में हेरफेर करने का हमारा अपना तरीका है, क्योंकि जैसा विकल्प हमें दिखाया गया है वह बहुत गंभीर है। कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में हमारे डर का शिकार होते हैं, और इसका उपयोग वे हमें अपनी इच्छानुसार प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि हम इस पुनर्जन्म सिद्धांत को इतने उच्च सम्मान में रखते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिन्हें पुनर्जन्म को नियंत्रित करने वाले देवताओं के मुखपत्र माना जाता है। पादरी, इमाम, रब्बी और अन्य सभी प्रकार के धार्मिक नेताओं को इतनी उच्च श्रद्धा में रखा जाता है कि उनके शब्दों को संबंधित देवता के शब्द माना जाता है। सामान्यतया इन धार्मिक नेताओं का उद्देश्य अपने संबंधित कार्यालयों के अनुसार नैतिक रूप से अच्छे सिद्धांतों को लागू करना और अपने सदस्यों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना है। यदि किसी अन्य कारण से नहीं,
तो कम से कम उस आस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। हालांकि जैसा कि हमें पता चला है, यह हमेशा मामला नहीं होता है। बहुत से धार्मिक नेता अपने सदस्यों को धोखा देकर ऐसे निर्णय लेने में अपनी भूमिका और प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं जो केवल उनके स्वार्थी एजेंडे को पूरा करते हैं। आम रणनीति यह है कि धर्म के पवित्र मैनुअल से लिए गए शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश करने के लिए मुख्य देवता के नाम का उपयोग किया जाता है, ताकि लोगों को सफलतापूर्वक हेरफेर करने में मदद करने के लिए वे जो भी कहानी बना रहे हों उसकी पुष्टि हो सके। इस आड़ में बहुत से लोगों को ठगा गया है, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई गई है और यहाँ तक कि जघन्य अपराध भी किए गए हैं। इन झूठे नेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य विधि पीड़ित की किसी विशिष्ट आवश्यकता के बारे में दृष्टि या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होने का दावा करना है। वे एक विस्तृत कहानी बनाते हैं जो सच्चाई के साथ झूठ का मिश्रण है, आमतौर पर पीड़ित या तीसरे पक्ष से अनजाने में प्राप्त किया जाता है, और मुख्य लक्ष्य पीड़ित को पैसे, एहसान या सिर्फ सत्ता के खेल के लिए जबरन वसूली करना है। कुछ पीड़ितों को उनकी अपेक्षा से अधिक धनराशि देने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ मामलों में प्रभावशाली युवा पीड़ितों को रहस्यमय परिस्थितियों में डर में जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन इस तरह के परिदृश्य केवल धार्मिक घरों तक ही समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वे खुद को आध्यात्मिक रूप से खुला मानना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का सामना नकली मनोविज्ञानियों और माध्यमों से होगा जो पाताल लोक के साथ मजबूत संबंध होने का दावा करते हैं। फिर जो लोग मर चुके हैं उनके प्रति हमारा लगाव और साथ ही मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में हमारी चिंताएं हमारे निर्णयों को धूमिल कर देती हैं और हमें उन बदमाशों के लिए खुला छोड़ देती हैं जो अपने लाभ के लिए स्थिति में हेरफेर करना चाहते हैं। वे अपने पीड़ितों को बरगलाने के लिए धोखे और झूठ का उपयोग करके झूठे धार्मिक नेताओं की ही चाल अपनाते हैं। पीड़ित अपनी कुंडली और हथेलियों का 10 मिनट का मानसिक अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्हें वर्षों तक वादों, बदली हुई वास्तविकताओं और झूठी आशाओं से जूझना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें मायावी सत्य की खोज में हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जो लोग विज्ञान में अपनी आशा रखते हैं वे हेरफेर से अछूते नहीं हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि चूंकि आपका विश्वास सुपाठ्य और तथ्यात्मक विज्ञान पर आधारित है तो आप प्रभावित नहीं हो सकते, तो फिर से सोचें। जब कोई संकट होता है तो लोग उसी पर लौट आते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं। एक विज्ञान में विश्वास करने वाले के लिए आप स्वाभाविक रूप से विज्ञान की ओर रुख करते हैं। ऐसे मामले हैं जहां कमजोर चिकित्सीय स्थिति वाले लोग बीमारी से बचने के लिए अपरंपरागत दवा की तलाश करते हैं। यह जानते हुए कि सर्वोत्तम पारंपरिक चिकित्सा विफल हो गई है, वे इन बाहरी लोगों की ओर रुख करते हैं जो अपनी प्रयोगात्मक दवाओं और पहले कभी न की गई चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ समाधान करने का दावा करते हैं। दुर्भाग्य से ये प्रक्रियाएं बहुत जोखिम भरी, बहुत महंगी और अक्सर बिना बीमा वाली होती हैं। लेकिन जीवन का मामूली मौका हर पैसे के लायक है और धोखेबाज लोग इसी का फायदा उठाते हैं। और यह सिर्फ संकट में नहीं है। आपके पास ऐसे लोग हैं जो वजन घटाने जैसी बड़ी समस्या के लिए आश्चर्यजनक समाधान लेकर आए हैं। उनका दावा है कि उनका नवीनतम आहार सनक, वंडर पिल या तकनीक उन वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके हमें बदल सकती है जिनका परीक्षण और सत्यापन नहीं किया गया है। बहुत से लोग उस जानकारी के आधार पर इस परिवर्तन के वादे को स्वीकार करते हैं जिसे पीड़ितों से जबरन वसूली करने के लिए विशेष रूप से हेरफेर किया गया है। धार्मिक ठग नेताओं और नकली विज्ञान के इन प्रचारकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे अपने पीड़ितों को ठगते समय देवता के बजाय विज्ञान का उपयोग करते हैं। और दुख की बात है कि अधिकांश लोगों को बहुत देर होने तक यह एहसास नहीं होता कि वे कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जब विश्वास की बात आती है तो वे लोग अंधेरे मनोविज्ञान की कुंजी का उपयोग आपकी गहरी जरूरतों में करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। वे अपनी विचार प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए उस चीज का उपयोग करते हैं जिसे आप पवित्र मानते हैं, और कभी कभी इसकी पवित्रता वास्तव में मायने नहीं रखती। जब तक यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, वे इसे एक प्रकार की सोने की खान मानते हैं। और मेरे और किसी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा कोई समय नहीं है जब वह व्यक्ति किसी संकट का सामना कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि संकट के क्षण में आप सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं और दूसरों के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, और लोग अपने फायदे के लिए चीजों में हेरफेर करने के लिए जाने जाते हैं।
सामाजिक अनुकूलन, जहां न्याय से इनकार किया जाता है, जहां गरीबी लागू की जाती है, जहां अज्ञानता व्याप्त है और जहां किसी एक वर्ग को यह महसूस कराया जाता है कि समाज उन्हें दबाने, लूटने और अपमानित करने की एक संगठित साजिश है, वहां न तो व्यक्ति और न ही संपत्ति सुरक्षित होगी। फ्रेडरिक डगलस द्वारा लिखित। जब मैं स्कूल में था तब एक समूह चर्चा में मैंने एक बहस सुनी जहां किसी ने जोरदार ढंग से घोषणा की कि हम अपने समाज का एक उत्पाद हैं। मैं इस पर वही विवाद करना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसे कई सफल व्यक्तियों को जानने का सौभाग्य मिला जिन्होंने अपने समाज को चुनौती दी और बहुत प्रभावशाली उपलब्धि हासिल करके खुद को प्रतिष्ठित किया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जीवन का अधिक अनुभव किया, मुझे यह एहसास हुआ कि ये व्यक्ति असाधारण थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जिस समाज में हम रहते हैं वह एक जबरदस्त भूमिका निभाता है जो हमें जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक तरीकों से आकार देता है। कड़वी सच्चाई यह है कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जीते हैं और काम करते हैं, उसका असर हमारे समाज पर पड़ता है और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका काला मनोविज्ञान शोषण करता है। सामाजिक कंडीशनिंग से तात्पर्य समाज द्वारा आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से है, जबकि सामाजिक कंडीशनिंग आय, रहने की स्थिति आदि के संदर्भ में आपकी सामाजिक स्थिति को अधिक देखती है। इसकी पहुंच इससे कहीं अधिक गहरी हो सकती है। आपका समाज आपकी मान्यताओं और धर्म को प्रभावित कर सकता है और करता भी है। हो सकता है कि आप उन मान्यताओं के प्रत्यक्ष अभ्यासकर्ता न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप इससे प्रभावित होते हैं। कुछ संस्कृतियों में कुछ दिनों को पवित्र माना जाता है, यानी उन दिनों कारोबार करना अपराध माना जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पिछले अध्याय में धर्म पर चर्चा की है, आइए सामाजिक कंडीशनिंग के अन्य पहलुओं पर नजर डालें जो आसानी से अंधेरे मनोविज्ञान से प्रभावित हो सकते हैं। एक आम गलतफहमी है कि एक ऐसे समाज का हिस्सा होना जो अधिक उन्नत है आपको संस्कृति के प्रभावों के प्रति अभेद्य बना देता है, और मुझे उस तरह का तर्क मिलता है। जिस समाज ने अल्बर्ट आइंस्टीन और नील आर्मस्ट्रांग जैसे लोगों को जन्म दिया, वह संस्कृति जैसी हास्यास्पद चीज से कैसे प्रभावित हो सकता है? खैर, आप इस मामले में गलत हैं। यदि कुछ भी हो तो आप और भी अधिक असुरक्षित हैं, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आज हमारे समाज ने सबसे बड़ी प्रगति प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चीजें तुरंत हो जाती हैं। पैसों का लेन देन एक बटन दबाते ही पूरा हो जाता है। एक व्यवसायी चीन में एक सौदा कर सकता है, दक्षिण अमेरिका में अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है, घर पर किसी संकट के बारे में अपने साथी से बात कर सकता है और सुबह होने से पहले ही कुछ बटन दबाकर दुबई में एक प्रभावशाली मार्केटिंग पिच दे सकता है। यह वह दुनिया है जिसमें हम आज रहते हैं। यदि आप इस युग में कोई व्यवसाय योजना लेकर आ रहे हैं तो आपके उत्पादों और सेवाओं को उसी गति से मेल खाना होगा जिसका उपयोग हम सभी करते हैं, अन्यथा आप असफल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी उन अच्छे पुराने दिनों को याद नहीं करता है जब देश भर से एक मेल प्राप्त करने में पूरा 1 महीना लग जाता था, या आसमान में काले धुएं के 3 गुबार आपको यह बताने में लग जाते थे कि आपका प्रिय आपसे प्यार करता है। नहीं, हम इन दिनों जिस गति से काम कर रहे हैं उसकी सराहना करते हैं। दुर्भाग्य से यह गति जो हमारे दैनिक जीवन की विशेषता है, हमें त्वरित योजनाओं से अमीर बनने के प्रति संवेदनशील बनाती है। हम ऐसे लोगों की अद्भुत कहानियां सुनते हैं जो रातों रात करोड़पति बन गए, और कुछ अवचेतन स्तर पर हम भी यही चाहते हैं, जिसे अब हम पूंजी योजनाओं के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने इन इच्छाओं का अपने लाभ के लिए शोषण किया है। कुख्यात चार्ल्स पूंजी के नाम पर पूंजी योजना पीड़ित की पूर्ण सहमति के साथ दिन के समय डकैती को अंजाम देने का एक शैतानी तरीका है। घोटालेबाज कलाकार एक काल्पनिक उद्यम लेकर आते हैं जो निवेश पर भारी रिटर्न का वादा करता है। पीड़ित द्वारा प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताने के बाद उसे रिटर्न से पुरस्कृत किया जाता है, जो उसे अपराधियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंसा देता है, जिससे उसे और अधिक धनराशि लगानी पड़ती है। अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए पीड़ित को निवेश करने के लिए और अधिक दोस्तों को लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वह जितने अधिक मित्र लाएगा उसका रिटर्न उतना ही अधिक होगा। यह निवेशकों का एक पिरामिड बनाता है जो इस उद्यम में अपना धन लगा रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। वास्तव में घोटालेबाज जो कर रहे हैं
वह पॉल को भुगतान करने के लिए पीटर को लूटना है और फिर वे स्वयं को भी भुगतान करते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि एक दिन कंपनी हवा में गायब नहीं हो जाती, जिससे बहुत से पीड़ित फंसे रह जाते हैं और उनका प्रारंभिक निवेश या उस पर रिटर्न भी नहीं मिलता। इस तरह की स्थिति के लिए हम जो एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण दे सकते हैं वह है सामाजिक कंडीशनिंग, जिसके अस्तित्व का बमुश्किल कोई पंजीकृत दस्तावेज वाली कंपनी आती है और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को ठगती है, जो आमतौर पर अपने व्यवहार में चतुर होते हैं। यह 1800 के दशक में, 1900 के दशक में हुआ और यह आज भी हो रहा है। और इसके अस्तित्व की जानकारी के बावजूद लोग अभी भी पूंजी योजनाओं के झांसे में आ रहे हैं। यह ऐसा है जैसे हमें इसे करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, और यह सिर्फ एक खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। अमीर और गरीब दोनों ही लोग इसकी चपेट में आते हैं। यह हमें बताता है कि अपराधी किसी ऐसी चीज का शिकार करता है जो इन दोनों वर्ग के लोगों में समान है, जो अधिक पैसा कमाने और उस पैसे को तेजी से बनाने की इच्छा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अपराध को सफलतापूर्वक करने के लिए वे हमारी समुदाय की भावना पर भरोसा करते हैं। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रेफरल दिया गया है जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो आपको किसी कंपनी की सेवाओं या उत्पादों को संरक्षण देने की अधिक संभावना है, जो कि एक यादृच्छिक अजनबी की सिफारिशें हैं। यदि आपकी बहन यह कहती हुई दिखाई देती है कि उसने किसी निवेश पर बहुत अधिक धनराशि अर्जित की है और वह आपको इसका प्रमाण दिखाती है, तो सहज रूप से आपका विश्वास आपको अपना निर्णय लगभग पूरी तरह से उनके संदर्भ पर आधारित करने के लिए प्रेरित करता है। और जब आपको अपना भुगतान मिलता है, तो आप स्वचालित रूप से ब्रांड के लिए एक राजदूत बन जाते हैं। इससे आप अपनी ही खबरें अपने नेटवर्क के अन्य लोगों तक फैला सकते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। यह एक बहुत ही मानवीय व्यवहार है और बहुत से जोड़ तोड़ करने वाले इसका फायदा उठाएंगे। जैसे ही उन्हें अपनी जरूरत की चीज मिल जाती है, वे गायब हो जाते हैं या अपने लालच में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। आप तक दे सकते हैं कि यह परिदृश्य आपके साथ घटित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए बहुत स्मार्ट हैं। इसलिए मुझे उस तकनीक का उपयोग करके इसे घर के करीब लाने दें जिसके साथ हम बिस्तर पर जाते हैं और हर दिन जागते हैं। सोशल मीडिया हमारे समय का क्रेज है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की बदौलत लोग रातों रात सनसनी बन गए हैं। इसके कारण हमें से कुछ लोग इसी तरह के सपने देखने लगे हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हम हमें मिलने वाले लाइक और टिप्पणियों से समझौता करने को तैयार हैं। समस्या यह है कि अगर हमारा ध्यान सोशल मीडिया पर आभासी रिश्तों पर केंद्रित है, तो लोगों से जुड़ने की हमारी स्वाभाविक इच्छा कुछ हद तक जुनूनी हो सकती है। यह एक परेशान करने वाली विचार प्रक्रिया बन जाती है, जहां किसी की उपलब्धि की भावना को किसी पोस्ट से मिलने वाले लाइक, फॉलोअर्स और टिप्पणियों की संख्या के साथ बराबर किया जाता है। जो व्यक्ति इस तरह सोचने लगते हैं, वे अपने वास्तविक जीवन के रिश्तों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे नकली और दिखावटी जीवन जीते हैं, ताकि उन्हें वह मंजूरी मिल सके जो दुखद तरीके से उनके दैनिक जीवन को मान्य करती है। प्रासंगिकता की तलाश में वे खुद को भावनात्मक रूप से भूखा रखते हैं और खुद को कभी कभी दूसरों की क्रूर और अस्वीकार्य राय के अधीन कर देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों में आत्मघाती व्यवहार में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। यह काफी विडंबनापूर्ण है कि सोशल मीडिया, जिसे हमें अन्य लोगों से जुड़ने और अपना नेटवर्क बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसने अपने अंधेरे प्रभावों के कारण कई लोगों को तोड़ दिया है। महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत आकांक्षाएं। महान महत्वाकांक्षा एक महान चरित्र का जुनून है। इससे संपन्न लोग बहुत अच्छे या बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। सब कुछ उन सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लिखित, हम सभी के पास कार्यों की एक सूची होती है। कभी कभी यह सूची केवल कार्यों का एक समूह होती है जो हमें दिन गुजारने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है, और कभी कभी यह एक रोड मैप होता है जहां हम निकट भविष्य में होना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी किराने की खरीदारी की सूची से आपका पूरा दिन निकल जाता है, जिसमें आप रात का खाना बनाने के लिए आवश्यक चीजें और संभवतः बुनियादी आवश्यक चीजें प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जो आपको समाज का एक बेहतर सदस्य बनने में मदद करती हैं। आप पुराने नियमित स्नान साबुन से दुर्गंध को दूर रखते हैं।
और समाज इसके लिए आपको धन्यवाद देता है। लेकिन क्या आप अपने स्टार्टअप के लिए कोई व्यवसाय योजना बना रहे हैं? यह पूरी तरह से एक अलग गेंद का खेल है। आप स्वयं को भविष्य के लिए वित्तीय रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः एक ऐसा उत्पाद या सेवा प्रदान कर रहे हैं जो लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आज की शब्दावली में हम इसे बॉस मूव्स कहते हैं। महत्वाकांक्षा ही आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाती है जो आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं। तुम कुछ चाहते हो, आप इसे पाने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं और अधिक महत्वाकांक्षी लोग जब अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो वे बस खुद को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। महत्वाकांक्षा किसी भी इंसान में एक आकर्षक गुण है। अब आप कौन हैं, क्या हैं और कहां हैं, उससे बेहतर बनने की आकांक्षा अक्सर आपको उस पहिए पर खड़ा कर देती है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। कोई भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पूरे दिन सोफे पर बैठकर आलू के चिप्स खाने और चैनलों के चक्कर लगाने के अलावा कुछ नहीं करने में संतुष्ट हैं। लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो वास्तव में उस सुंदर भविष्य के बारे में उत्साहित है जिसकी वे कल्पना करते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। हालांकि महत्वाकांक्षा जितनी आकर्षक होती है, जब इसे अतिरेक में डाल दिया जाता है तो यह गलत प्रकार के लोगों को आपके जीवन में आकर्षित कर सकती है, क्योंकि यह आपको खुला और कमजोर बना देती है। यह एक विरोधाभासी बयान की तरह लग सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोगों को कमजोर के अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता है। लेकिन जैसा कि आप इस पुस्तक में सीखेंगे, आप जो उपभोग करने की अनुमति देते हैं वह आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, और जब आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है तो आप असुरक्षित हो जाते हैं। पिछले अध्यायों में मैंने इस बारे में बात की थी कि कैसे शिकारी अपने पीड़ितों की कमजोरियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आप इस बात से सहमत होंगे कि महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति में एक सराहनीय गुण है और एक ताकत के रूप में यह आपको सफलता की राह पर ले जाने में मदद कर सकती है। लेकिन एक कमजोरी के रूप में यह बहुत आसानी से आपके विनाश का सूत्रधार बन सकता है। जहां महत्वाकांक्षा आपके लक्ष्यों को संचालित करती है, वहीं दूसरी ओर आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं आपकी सफलता के संकेतक के रूप में देखी जा सकती हैं। आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बीच बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन मुख्य अंतर बाद की परिमाण और तीव्रता का है। आपकी महत्वाकांक्षा वर्ष समाप्त होने से पहले प्रबंधकीय सीढ़ी पर चढ़ने की हो सकती है, और आपकी आकांक्षा यह हो सकती है कि जब आप उस पद पर पहुंच जाएंगे तो रोजगार के अधिक अवसर खुलेंगे। महत्वाकांक्षा अपनी इच्छाओं में अधिक ठोस होती है, जबकि आकांक्षाएं वे महान धारणाएं होती हैं जिन्हें हम अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए पालते हैं। अपने आप में न तो महत्वाकांक्षा और न ही आकांक्षाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन जब अन्य तत्व खेल में आते हैं तो उनका उपयोग आपको हेरफेर करने और धोखा देने के लिए किया जा सकता है। अधिकांश संगठनों का मानना है कि महत्वाकांक्षा एक संभावित कर्मचारी में सबसे वांछनीय गुणों में से एक है, और ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग अपने अधिक विनम्र समकक्षों की तुलना में कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती है उसे करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इस तरह के लोग बहुत केंद्रित होते हैं, और जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात आती है तो उनका दिमाग एक ही दिशा में चलता है। कभी कभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया जाता है कि इसे करने के लिए क्या करना होगा, भले ही इसके लिए कुछ सहकर्मियों की मदद लेनी पड़े। कुछ संदर्भों में यह अच्छा हो सकता है। आखिरकार कार्यस्थल और आमतौर पर दुनिया कोई खेल का मैदान नहीं है जहां सभी के लिए उचित के नियम लागू होते हैं। लेकिन यह रवैया तुरंत एक प्रतिकूल कार्य वातावरण बना सकता है, जिससे कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। संगठन के लक्ष्यों को लगातार पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके कर्मचारियों को नुकसान होगा। लेकिन यह तात्कालिक खतरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह की स्थिति चिंता का विषय भी नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षाओं पर राज नहीं करता है, उसे ऐसे काम करने के लिए राजी और प्रेरित किया जा सकता है जो नैतिक और नैतिक रूप से गलत है, ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। ऊंची महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं वाले लोगों के चालाकीपूर्ण तकनीकों के झांसे में आने की संभावना अधिक होती है, जिसमें ब्लैकमेलिंग शामिल होती है। उदाहरण के लिए, एक युवा कैरियर व्यक्ति जिसके पास उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है और कंपनी में अच्छी स्थिति है,
यदि वह महत्वाकांक्षी है तो उस यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने की अधिक संभावना है। भले ही उनसे जो काम करने की अपेक्षा की जाती है, अगर उन कार्यों का ज्ञान कभी भी प्रकाश में आ जाए तो इससे उनकी प्रतिष्ठा और भी खराब हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम में से बाकी लोगों के ब्लैकमेल और अन्य प्रकार के हेरफेर का शिकार बनने की संभावना कम है। हेरफेर करना किसी व्यक्ति पर शारीरिक रूप से बड़ी खतरनाक कुल्हाड़ी चलाने के बारे में नहीं है, ताकि उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सके जो वे आम तौर पर नहीं करते। यह छल और धोखे का खेल है। जोड़-तोड़ करने वाला एक दर्पण की तरह काम करता है जो पीड़ित की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को पकड़ लेता है और फिर पीड़ित की कमजोरी को भी प्रदर्शित करके उस दृष्टि के साकार होने की धमकी देता है। पीड़ित को यह झूठा विश्वास दिलाया जाता है कि अपने सपनों को बचाने की उनकी एकमात्र आशा जोड़-तोड़ करने वाले की इच्छाओं का अनुपालन करना है। महत्वाकांक्षा जितनी मजबूत होगी, पीड़ित के अनुपालन की संभावना उतनी ही अधिक होगी, खासकर अगर उन्हें यकीन हो कि वे ऐसा करके बच सकते हैं। जिन कार्यों में उन्हें हेरफेर किया जा सकता है, वे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि उनके जीवन में प्राधिकरण के आंकड़े को कमजोर करना, कोई ऐसा कार्य करना जो आक्रामक हो सकता है, या जो कुछ भी हेरफेर करने वाले के मन में हो सकता है। मुझे इसे वापस संबंधित अनुपात में मापने दीजिए। लोगों के साथ हमारे सभी रिश्तों में कुछ हद तक विश्वास होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पागल हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपके दर्जी के साथ आपका व्यावसायिक संबंध भी कुछ हद तक विश्वास का संकेत है कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं कि वे इस प्रक्रिया में आपको नुकसान पहुँचाए बिना आपकी नग्नता को ढकने में मदद करेंगे। लेकिन जितना विश्वास है उतना ही अविश्वास भी है। लेकिन हम इसमें शामिल लोगों के बीच बंधन पुल बनाए रखने की आशा में इन भावनाओं के माध्यम से काम करने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक हम अपने आसपास के लोगों के साथ सभ्यता बनाए रखने की आकांक्षा रखते हैं। दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला एक शिकारी कलह के बीज बोकर अविश्वास को उजागर कर सकता है, ताकि वे जो परिणाम चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकें, जो आपकी वफादारी या आपके समकक्ष या कभी-कभी दोनों भी हो सकते हैं। छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और इस प्रक्रिया में तनाव बढ़ जाता है। आखिरकार रिश्ता मरम्मत से परे टूट जाता है। आप एक तरफ से आरोपों से आहत हैं और आपका साथी आरोपों से आहत है। आप में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि किसी तीसरे पक्ष ने एक दूसरे के प्रति भावनात्मक आकांक्षाओं का फायदा उठाया है, और हाँ, ऐसी कोई बात है और आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया है जिसमें आप हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं हमेशा उन भौतिक चीजों के बारे में जो हम चाहते हैं। यह हमारे जीवन में रिश्तों के प्रति हमारी धारणाओं और अपेक्षाओं में भी परिलक्षित होता है। इस धारणा को बदलने और इसे अपने लाभ के लिए हेरफेर करने के लिए हमारे बीच के शिकारियों द्वारा अंधेरे मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। भावनात्मक घाव। कहा गया है, समय सभी घावों को भर देता है। मैं सहमत नहीं हूँ। घाव बाकी है। समय के साथ मन अपनी विवेक की रक्षा करते हुए उन्हें निशान ऊतक से ढक देता है और दर्द कम हो जाता है, लेकिन यह कभी नहीं जाता है। रोज फिट्जगेराल्ड कैनेडी द्वारा लिखित। हमारे प्रत्येक अनुभव का सबसे बड़ा अवशिष्ट प्रभाव भावनाएं हैं। वे कहते हैं कि जीवन में अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। मानव स्वभाव को समझने की कोशिश में 1 दशक से अधिक समय बिताने के बाद मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं हाल के दिनों की यात्राओं के अपने सबसे यादगार अनुभवों में से एक साझा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह उस बात को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हर साल मैं अपना बैग पैक करता हूँ और उन जगहों का पता लगाने के लिए यात्रा करता हूँ जो वास्तव में पर्यटकों के लिए गर्म स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी वे विदेशी हैं। इस विशेष यात्रा में मैं एक विशेष देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी वार्षिक तीर्थ यात्रा पर मूल निवासियों की एक जनजाति के साथ यात्रा कर रहा था। मैं उपासक नहीं था, लेकिन वे इतने दयालु थे कि मुझे अपनी कंपनी में यात्रा करने और उनकी दिनचर्या का पालन करने की अनुमति दी। रात में जब हम अच्छा भोजन करने के बाद कैंप फायर के पास बैठकर अंधेरे में गर्म चमक का आनंद ले रहे थे, मैंने उन्हें उस भाषा में बातें करते हुए सुना जो मुझे समझ में नहीं आती थी। जब कोई सामान्य हंसी या विशेष रूप से मुझ पर निर्देशित प्रश्न होता था तो मेरा अनुवादक कभी कभी चिल्लाता था, लेकिन अधिकांश भाग के लिए मैंने बस अवलोकन किया। और तभी मैंने इस बच्चे को देखा। मेरा ख्याल है
8 या 9 महीने से ज्यादा का नहीं। मैं वास्तव में उस उम्र में नहीं बता सकता, केवल इतना कि बच्चा आग की ओर रेंग रहा था। मैंने आग के चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने बच्चे को रोकने के लिए कदम उठाया, लेकिन मुझे तुरंत फटकार लगाई गई। दुभाषिया ने मुझे बस इतना बताया कि बच्चा एक मूल्यवान सबक सीखने वाला था। असंबंधित था। अग्निकुंड बहुत गर्म नहीं था, लेकिन कुछ लकड़ियों में अभी भी आग थी और चारों ओर अंगारे पड़े हुए थे जो अभी भी चमक रहे थे। मैंने गौर से देखा। आग की छोटी छोटी लपटों से मोहित होकर बच्चा रेंगता हुआ करीब आया और फिर रुक गया। शायद आग की गर्मी ने उसे विराम दे दिया था, लेकिन फिर बहादुर लड़के ने गर्मी का सामना करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वह एक सुरक्षित दूरी पर रुका और फिर अपना हाथ लौ की ओर बढ़ाया, जिसे उसने तुरंत वापस ले लिया। उसके चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे और मैं उसका निचला होंठ कांपता हुआ देख सकता था। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मेरे बगल वाले आदमी को शायद मेरे इरादों का अंदाजा हो गया था, क्योंकि उसने मुझे इंतजार करने का इशारा किया था। बेचारे बच्चे की अभिव्यक्ति आहत से भ्रम में बदल गई। यह ऐसा था जैसे वह टेलीपैथिक रूप से लौ से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि उसे दर्द क्यों हुआ। उसने फिर से अपने हाथ का उपयोग करने की कोशिश की और इस बार वह रो पड़ा। पुरुष खुश हुए और हंसे। एक महिला, संभवतः उसकी माँ, जो बहुत करीब खड़ी रही होगी, तेजी से झपट्टा मारकर उसे अपने साथ ले गई। मैं क्रोधित हो गया। मैंने अनुवादक से इसका उद्देश्य पूछा। प्रमुख ने अनुवादक के माध्यम से उन शब्दों में उत्तर दिया जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, आग को दूर से देखना और आंखों के सामने यह तर्क देना कठिन है कि इतनी शानदार चीज जानलेवा भी हो सकती है। कभी कभी जब आंखें असफल हो जाती हैं, तो समझाने का काम हाथ को ही करना पड़ता है। इसे अनुभव कहते हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी बच्चे के साथ कुछ भी खतरनाक नहीं होने देगा, लेकिन मुझे लगता है कि खतरनाक की उनकी परिभाषा मेरी कल्पना से बहुत अलग है। अब इससे पहले कि हम उनके बच्चों की देखभाल की प्रथाओं पर धार्मिक आक्रोश, और सही भी है, पर उतर आए, हमें उनके शब्दों में स्पष्ट सच्चाई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन में कुछ सबक केवल अनुभव ही आपको सिखा सकता है, और प्रत्येक अनुभव एक भावनात्मक निशान छोड़ जाता है। जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें तुरंत दोबारा प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अनुभव हमारे दिमाग पर इतनी गहराई से अंकित हो जाते हैं कि हम तुरंत कुछ संकेतों को उस घटना के अग्रदूत के रूप में व्याख्या करते हैं जिसने हमें पहले स्थान पर डरा दिया था। और दूसरा, हम इन चिन्हों को देखते हैं। हमारी लड़ने या भागने की प्रवृत्ति विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है यदि वे अनुभव हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं। व्यवहार का यह पूर्वानुमेय पैटर्न कथित खतरे के समय हमारी रक्षा करने के लिए है। इसे उस चीज के विरुद्ध एक जैविक बचाव के रूप में सोचें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, या आपके शरीर की आपातकालीन ड्रिल से आपका मस्तिष्क यह महसूस करता है कि आप खतरे में हैं। यहाँ मैंने जो वर्णन किया है वह डर के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, लेकिन डर एकमात्र भावना नहीं है जो आपके अनुभवों से उत्पन्न हो सकती है। क्रोध से लेकर जोश तक भावनाओं का एक लंबा स्पेक्ट्रम है जो किसी अनुभव से उत्पन्न हो सकता है। प्यार में पड़ी महिला को अपने प्रेमी की खुशबू याद रहती है, और हर बार जब उसे उस खुशबू का एहसास होता है तो उसका मूड बदल जाता है। कभी कभी यह आनंद उत्पन्न करता है और कुछ अवसरों पर यह वासना को प्रेरित कर सकता है। यदि वह रिश्ता खत्म हो जाता है तो उसकी गंध उदासी या क्रोध पैदा कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेकअप कितना बुरा था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भावनाएं मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। जब हम एक निश्चित तरीके से महसूस करते हैं तो हम एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं। कुछ घटनाएं भावनाओं को ट्रिगर कर सकती हैं जो हमें असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक किशोर के रूप में मेरे डूबने का अनुभव मुझे हर बार शॉवर के नीचे अपनी आंखें बंद करने पर घबराहट का कारण बनता है। ये प्रतिक्रियाएं हमारे द्वारा झेले गए भावनात्मक घावों के कारण उत्पन्न होती हैं। अब मैं इसका विज्ञान समझाता हूँ। जब कोई घटना घटती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, आपका मस्तिष्क उस घटना को एक विशिष्ट भावना से पहचानता है। यह समझाएगा कि ताजी पकी हुई रोटी की गंध जैसी सरल चीज आपको अपने बचपन में क्यों ले जा सकती है, यदि यह आपका अनुभव था। बहुत सी विपणन कंपनियां और विज्ञापन एजेंसियां इस ज्ञान को अपनी विज्ञापन रणनीति में नियोजित करती हैं।
वे अपने उत्पाद को उन चीजों, अनुभवों या घटनाओं से पहचानने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि वे आपको या आपके जैसे अन्य लोगों, उनकी लक्षित जनसांख्यिकी को आकर्षित करते हैं। अवचेतन रूप से आपका मस्तिष्क उन गतिविधियों या अनुभवों को उनके उत्पादों या सेवाओं से पहचानता है। बारबेक्यू ग्रिल बेचने के लिए वे आकर यह नहीं कहते, अरे यहाँ हमारी अद्भुत बारबेक्यू ग्रिल है, इसे खरीदें। इसके बजाय वे आपको 4 जुलाई के मजेदार पारिवारिक पिछवाड़े कुकआउट की तस्वीरें दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे खुशी से इधर-उधर भाग रहे हैं, दादा दादी मुस्कुराते हुए परिवार के किसी सदस्य से बातें कर रहे हैं और किशोर कुछ अच्छा कर रहे हैं। इन सभी को ग्रिल पर उबल रहे अच्छे बीफ कट के साथ मिलाया गया है। यह लगभग वैसा ही है जैसे वे कह रहे हों कि यदि आप यह ग्रिल खरीदते हैं तो आप भी इस अनुभव को खरीदेंगे। दूसरे शब्दों में, आपको खरीदारी करने के लिए दृष्टिगत रूप से हेरफेर किया गया था। यह आवश्यक रूप से भयावह नहीं है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन नियमित लोगों से मिलते हैं वे इस कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। यदि आप आसानी से भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं तो आपको आवेगपूर्ण खरीदारी से लेकर अकेले भावनात्मक सिद्धांत पर लोगों के प्यार में पड़ने तक किसी भी चीज पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लोग खुद को छिपा सकते हैं और खुद को कुछ ऐसा बना सकते हैं जो वे नहीं हैं। वे ऐसे कपड़े और इत्र पहनते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे वे अमीर हैं, और क्योंकि आपका धन के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध है, आप अन्य चेतावनी संकेतों को देखते हैं और खेदजनक निर्णय लेते हैं। चाहे अच्छा हो या बुरा, आपके भावनात्मक घाव आपको धोखे और चालाकी के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। भाग 4, अपनी वास्तविकता को पहचानना और पहचानना। हम स्वयं जो झूठ बोलते हैं उसे स्वीकार करना। सबसे बढ़कर अपने आप से झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है और अपने झूठ को सुनता है, वह इस बिंदु पर पहुंच जाता है कि वह अपने भीतर या अपने आसपास की सच्चाई को पहचान नहीं पाता है, और इस तरह वह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान खो देता है, और सम्मान न होने पर वह प्रेम करना बंद कर देता है। फ्योदोर दोस्तोवस्की द्वारा लिखित। हम हर दिन झूठ के कई रूप सुनते हैं। कभी कभी झूठ आपको किसी चीज से बचाने के लिए बोला जाता है। यह किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी रखने जितनी मामूली बात हो सकती है जिसे आप जानने के लिए तैयार नहीं हैं। उदाहरण के लिए कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी। कभी कभी झूठ अधिक जटिल होते हैं, लेकिन पूरी तरह से द्वेष के कारण नहीं बोले जाते, जैसे किसी व्यक्ति को उसके धोखेबाज जीवनसाथी के बारे में बताना। मुद्दा यह है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, हम सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन कोई भी झूठ उस झूठ से ज्यादा गंभीर नहीं होता जो हम खुद से कहते हैं। उन झूठों से अधिक खतरा है जो हम खुद से कहते हैं, उन झूठों से जो दूसरे लोग हमसे कहते हैं। इस पर अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसका कारण यहाँ बताया गया है। पिछले अध्याय में मैंने शरीर की जैविक सुरक्षा के बारे में बात की थी, जब मस्तिष्क खतरे या ऐसी स्थितियों को महसूस करता है जो हमें खतरे में डालती हैं। ये आवेग चाहे कितने भी अतार्किक क्यों न लगें, हमारी रक्षा के लिए है। अपने आप से झूठ बोलना उन प्रवृत्तियों को खत्म कर देता है और हमें संभावित खतरों के प्रति खोल देता है। यह वैसा ही है जैसे किसी तेज रफ्तार कार को राजमार्ग पर आते हुए देखना और किसी भी तरह सड़क पार करने का मन बनाना। सहज रूप से आपका शरीर जानता है कि यह स्थिति अनिश्चित है, जरा सी चूक से घातक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन कार के गुजरने का इंतजार करने के बजाय आप खुद को समझाते हैं कि आप कार से तेज हैं, या कार जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा दूर है, या उसकी गति उतनी तेज नहीं है जितनी दिखती है। ये उस तरह के झूठ हैं जो हम खुद से बोलते हैं। आत्मधोखा कई रूपों में होता है, लेकिन आत्मधोखे का सबसे लोकप्रिय रूप इनकार है। हम खुद को समझाते हैं कि खतरा वास्तविक या आसन नहीं है, इसलिए हम जोखिम भरे विकल्प चुनते हैं जिसके लिए हमें तुरंत पछताना पड़ता है। इनकार हमेशा यह स्वीकार करने का स्पष्ट मामला नहीं है कि कुछ मौजूद है या नहीं है। कभी कभी इसे बहुत गंभीर स्थिति के सामने आशावाद के रूप में छुपाया जाता है, और कुछ मामलों में बिल्कुल विपरीत होता है। आप अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन निराशावादी होना चुनते हैं और संभावनाओं से इनकार करते हैं। एक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आत्मधोखे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि हम कुछ मान्यताओं पर टिके रहना चुनते हैं। उदाहरण के लिए,
आप एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिलते हैं जो ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में आपके सभी मानदंडों से मेल खाता प्रतीत होता है। लेकिन उस परत के नीचे आप एक रोग को महसूस कर सकते हैं या यहाँ तक कि पूरी तरह से जान सकते हैं कि आपको धोखा दिया जा रहा है। लेकिन उस वृत्ति पर कार्य करने के बजाय आप इस आशा पर कार्य करना चुनते हैं कि लोग वैसे ही हो सकते हैं जैसे वे दिखते हैं। हम हर समय भेड़ के कपड़ों में भेड़िए की अभिव्यक्ति के बारे में सुनते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भेड़िया खुद को भेड़ के रूप में छिपाने में वास्तव में अच्छा हो सकता है, जैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ प्राथमिक स्तर पर भेड़ें अपने बीच के भेड़िए के बारे में जानती थीं, लेकिन उन्होंने खतरे के अस्तित्व को नकारना चुना क्योंकि वे ऐसा करना चाहती थीं। यह विश्वास करना कि भेड़िया उनमें से एक था। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि वह कहानी कैसी रही होगी। समय के साथ व्यवहार का यह पैटर्न खतरे की उन घंटियों को धीमा कर देगा जो जब भी हम खुद से कहते हैं उसके कारण कोई संकट उत्पन्न होने पर हमारी इंद्रियों में बजने लगती है। इनकार के आगे युक्तिकरण है। इनकार और युक्तिकरण एक ही व्यापार के उपकरण हैं। वे स्वयं को धोखा देने में एक साथ मिलकर काम करते हैं। युक्तिकरण अनिवार्य रूप से यह है कि आप स्थिति को कैसे समझाते हैं। मेरी कुछ महिला मित्र हैं और मेरे कुछ पुरुष मित्र भी इसी नाम में हैं, जो एक ऐसे रिश्ते में हैं जो वास्तव में उनके लिए स्वस्थ नहीं है, लेकिन खुद को समीकरण से बाहर निकालकर चीजों को समाप्त करने के बजाय वे किसी न किसी तरह हमेशा साथ आते हैं, अधिक कारणों के साथ कि उन्हें उस रिश्ते में क्यों बने रहना चाहिए। अपमानजनक संबंधों में रहने वाली महिलाएं जानती हैं कि एक पुरुष आपके खिलाफ हाथ उठा रहा है और यह अपमान का उच्चतम रूप प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि इन हिंसक पुरुषों को स्नेही बताया गया है और उनकी यदाकदा हिंसा महिलाओं को यह दिखाने का एक तरीका है कि वे उनकी परवाह करते हैं। यह व्यवहार सिर्फ रिश्तों पर ही लागू नहीं होता। लोगों ने खुद को ऐसी जगह पर काम करते हुए पाया है जहां वे जानते हैं कि उनका शोषण हो रहा है, लेकिन वे खुद को बताते हैं कि नौकरियां ढूंढना कितना मुश्किल है और अगर वे चले गए तो वे बिलों का भुगतान कैसे नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वे उन भयानक परिस्थितियों में भी विरोध करने से इनकार करते हुए काम करना जारी रखते हैं, क्योंकि वे अपने तर्कों और खंडन के कारण स्थिति को सामान्य मानने लगे हैं। चाहे हमारे करियर में हो या हमारे सामान्य रिश्तों में, हममें से बहुत से लोग उदास और अधूरा जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमने खुद को आश्वस्त कर लिया है कि हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं और यही हमारा भाग्य है। कुछ लोग तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि अतीत के किसी दुष्कर्म के कारण उन्हें जो मिल रहा है वे उसके हकदार हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी जेल की कोठरियों के दरवाजे खोलने, खुद को अंदर बंद करने और फिर जेलर के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना है। आत्मधोखा एक प्रकार की मानसिक जेल है, लेकिन इसमें कुछ खूबियां भी हैं। जब ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हम पर हावी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आत्मधोखा आपके आत्मविश्वास और यहाँ तक कि खेल के मैदान को मजबूत करने में मदद कर सकता है। आप इसका वर्णन करने के लिए आत्मधोखे के अलावा एक अधिक सकारात्मक वाक्यांश चुन सकते हैं, लेकिन यह जो है उसे नहीं बदलता है। लोग इसे बेकार की बातें कहना, मानसिक रूप से उत्साहित होना या अपने आप को मनोबल बढ़ाना पसंद करते हैं। आप इसे जो भी कहें, यह अभी भी आपके लिए खुद को उस चीज के बारे में आश्वस्त करने पर निर्भर करता है जो आप नहीं हैं। एक आदमी जो एक बहुत ही खूबसूरत महिला से संपर्क करना चाहता है जो उसे लगता है कि उसकी लीग से बाहर है, उसे खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह सब है। वह स्वयं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह वास्तव में आश्वस्त है, उससे अधिक आत्मविश्वासी व्यवहार करता है। तो आप देखिए, आत्मविश्वास की चीज दोनों तरफ घूम सकती है, लेकिन उन लोगों का शिकार बनने से बचने के लिए जो अपना रास्ता पाने के लिए अंधेरे मनोविज्ञान के तत्वों का उपयोग करते हैं, आपको सच्चाई को पहचानने की जरूरत है कि यह क्या है। यदि आपकी प्रवृत्ति सक्रिय हो रही है, तो इसे नकारने के बजाय प्रश्न पूछें। पता लगाएं कि आप उस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों महसूस करते हैं और अधिक उत्तर पाने का प्रयास करें। जब आप अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यदि कोई स्थिति आपके लिए अनुकूल रूप से काम नहीं कर रही है, तो इसके बारे में शक्तिहीन होने का चयन करने के बजाय, क्योंकि हाँ, यह विकल्प है, आपको सक्रिय रूप से स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए। अपने आप से झूठ मत बोलो। हो सकता है कि सच्चाई वह न हो जो हम चाहते हैं,
लेकिन आपको उसे नकारने के लिए एक दर्दनाक झूठ के साथ नहीं जीना चाहिए। अपने आप से बोले गए झूठ को पहचानें कि वे वास्तव में क्या हैं। उन झूठों पर ध्यान न दें जो दूसरे हमसे कहते हैं। झूठ और रहस्य, वे आत्मा में कैंसर की तरह हैं। वे जो अच्छा है उसे खा जाते हैं और अपने पीछे केवल विनाश छोड़ दो। कैसेंड्रा क्लेयर द्वारा लिखित। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी झूठ के शिकार होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग हमारे घेरे में आए और हमसे झूठ बोला, वे अपनी किसी बुरी योजना को अंजाम देने के लिए हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोले जाने पर भयानक झूठ के समान ही प्रभाव हो सकता है, यदि इससे भी बुरा नहीं। चाहे झूठ आपके सबसे अच्छे दोस्त, माता पिता या यहाँ तक कि काम से जुड़े किसी व्यक्ति से आ रहा हो, इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। कुछ मामलों में झूठ ही नहीं जो दुख पहुंचाता है। यह ज्ञान है कि जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया, उसने जानबूझकर एक कहानी गढ़ने और आपको यह विश्वास दिलाने का विकल्प चुना कि यह वास्तविक है। कुछ झूठ इसके बारे में कुछ न कहकर ही बोले जाते हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैंने इसके बारे में झूठ नहीं बोला, लेकिन असल में उसे भूल से झूठ कहा जाता है। केवल एक झूठ से शुरुआत करना और उसे वहीं छोड़ देना लगभग असंभव है। एक झूठ दूसरे झूठ की ओर ले जाता है, जो दूसरे झूठ की ओर ले जाता है, जब तक कि झूठ बोलने वाला और जिस व्यक्ति से झूठ बोला जा रहा है, दोनों झूठ के उलझे जाल में फंस नहीं जाते। यह जाल इतना उलझा हुआ हो सकता है कि सच्चाई से पर्दा उठाना नामुमकिन हो जाए। झूठ आपको बदलने का एक तरीका है और वह बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको वास्तविकता का मंगन संस्करण खिलाया जा रहा है। हमारे बेहतर निर्णय के विपरीत हम इन झूठों को स्वीकार कर लेते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो हमें जो गुस्सा महसूस होता है वह पूरी तरह से झूठ बोलने वाले पर निर्देशित नहीं होता है। हम उन झूठों पर विश्वास करने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम न केवल उस व्यक्ति और वे जो प्रतिनिधित्व करते हैं उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, बल्कि हमारी पहचान पर भी सवाल उठाया जा रहा है। आपका विश्वास खोना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि खुद पर भी है। विश्वास की हानि से संदेह उत्पन्न होता है और संदेह अविश्वास को जन्म देता है। लेकिन इससे पहले कि हम झूठ के प्रभाव में पड़े, आइए जानें कि हम झूठ के जाल में क्यों फंसते हैं। आम जनता से शुरुआत करने जा रहा हूं और फिर चीजों को घर के करीब लाने के लिए आगे बढ़ूंगा। यदि आप ऑनलाइन सक्रिय हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक पढ़ी और फॉलो की जाने वाली कहानियां सनसनीखेज कहानियां हैं। हाल के दिनों में ऐसी कहानियों का चलन बढ़ा है जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित रोलिंग मैगजीन, जो हमेशा अपने उत्कृष्ट रिपोर्टिंग कौशल के लिए जानी जाती है, ने एक कहानी पेश की थी जिसे वे सच मानते थे, जो झूठी निकली। तो आपको आश्चर्य होगा कि वर्षों के कौशल और अनुभव वाले लोग इस तरह के झूठ में कैसे फंस गए। यदि आप सत्य के किसी प्रकार के भव्य रहस्योद्घाटन की उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है। कारण काफी सरल है और स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। वे इस पर विश्वास करना चाहते थे। उसी तरह हम उन झूठों में फंस जाते हैं जो लोग हमसे कहते हैं, क्योंकि हम विश्वास करना चाहते हैं कि यह सच है। यह कई स्तरों पर होता है और यह हमेशा उन लोगों से जुड़ा नहीं होता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण या राय साझा करते हैं, तो आप उन लेखों या पोस्टों का अनुसरण करने या पढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपके विश्वास का समर्थन करते हैं। यदि कोई ऐसा झूठ बोलता है जो आपके विश्वास का समर्थन करता है, तो आप उस झूठ में फंसने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि यह आपकी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं या सिद्धांतों की पुष्टि करे। ये बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। आप मानते हैं कि प्यार एक निश्चित तरीका होना चाहिए, और क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे पैटर्न प्रदर्शित करता है जो प्यार के बारे में आपके विचार से मेल खाते हैं, आप अन्य बताए गए संकेतों को नजरअंदाज करना चुनते हैं और इसके बजाय उनके झूठ पर विश्वास करते हैं। झूठ पर विश्वास करने का एक और कारण यह है कि झूठ में हमारी व्यक्तिगत हिस्सेदारी होती है। एक जोड़तोड़ करने वाला आपको एक वैकल्पिक वास्तविकता प्रस्तुत करता है जिसके बारे में आपको संदेह है कि यह झूठ है, लेकिन क्योंकि आपका अपना निजी हित सच्चाई से टकराता है, इसलिए आपने झूठ को स्वीकार करने का विकल्प चुना।
व्यक्तिगत हित केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं हो सकता है। यह उस व्यक्ति के बारे में आपकी विशेष भावनाएं हो सकती हैं। आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं और आपने उस व्यक्ति के चारों ओर यह आभामंडल बना लिया है। इसलिए आप संभावित वास्तविकता का सामना करने के बजाय घटनाओं के अपने धुंधले संस्करण, यहाँ काम पर आत्मधोखा, से चिपके रहेंगे कि यह व्यक्ति जितना दिखता है उससे कहीं अधिक भयावह हो सकता है और उनके गुप्त उद्देश्य आपके सर्वोत्तम हितों के लिए नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी। घटनाओं की बदली हुई वास्तविकता से उपजा झूठ एकमात्र प्रकार का झूठ नहीं है जिसका उपयोग हमें हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो हम उन घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जो झूठ बोलने वाले के लाभ के लिए गढ़ी गई थीं, लेकिन वहाँ अन्य प्रकार के झूठ भी हैं जो बदली हुई वास्तविकता से अधिक नहीं तो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। उस झूठ का जिक्र कर रहा हूँ जो आपके बारे में आपकी धारणा को बदलने के लिए कहा जाता है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में मैंने दृढ़ता से इस बात पर जोर दिया है कि जब हमारी भावनाएं सामने आती हैं, तो हम सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, विशेषकर तब जब वे भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही हों। जब कोई जोड़तोड़ करने वाला किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो भावनात्मक रूप से स्थिर प्रतीत होता है, तो वे जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर अपने कुटिल आकर्षण का काम करना मुश्किल होगा। इसलिए उनकी पहली कार्रवाई उस व्यक्ति की भावनात्मक नींव को कमजोर करना है। वे व्यक्ति के लौकिक कवच में खामियां तलाशते हैं और उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप आमतौर पर एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, लेकिन आपके मन में अपने शरीर को लेकर कुछ असुरक्षाएं हैं। एक मास्टर मैनिपुलेटर उस चिंता का पता लगाएगा और आपके डर को बढ़ाकर उसे तोड़-मरोड़ देगा। यह सीधे तौर पर अपमान के रूप में सामने नहीं आ सकता है, लेकिन इसका उपयोग रणनीतिक रूप से यह दर्शाने के लिए किया जाएगा कि समस्या वास्तव में उससे भी बदतर है। आज आप कितने बड़े दिखते हैं और आपको कार्ब्स में कटौती कैसे करनी है, इस बारे में व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां उस समस्या पर सूक्ष्म लेकिन प्रभावी संकेत हैं जो वे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जब आप इन झूठों को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आप खुद को उन समस्याओं पर विचार करते हुए पाएंगे जो वास्तव में पहली बार में कोई समस्या नहीं है, और धीरे धीरे लौकिक तिल पहाड़ बन जाता है और आप तुरंत उन असुरक्षाओं के नीचे दब जाते हैं जो आपके आत्मविश्वास को खा जाती हैं, जब तक कि आप बिल्कुल वही नहीं बन जाते जो जोड़-तोड़ करने वाला आपको बनाना चाहता है। कमजोर आत्मसम्मान और कमजोर आत्मविश्वास वाला व्यक्ति जिसे आसानी से बरगलाया जा सकता है। यदि आपके आत्मसम्मान पर कुठाराघात करने से वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, तो वे नकारात्मक रास्ता अपनाते हैं। आपको यह बताना कि आप कुछ नहीं कर सकते और इस झूठ का समर्थन करने के लिए अपने पिछले अनुभवों और भावनाओं का उपयोग तब तक करते हैं जब तक आप इस पर विश्वास नहीं कर लेते। कभी कभी मामला उल्टा भी होता है। आपको ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही वास्तविकता अलग हो। इस युक्ति का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब अपराधी आपसे पैसे या एहसान जैसी कोई चीज वसूलना चाहता है। उन्होंने आपको सुरक्षा की झूठी भावना देने के लिए झूठ में निहित सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया और फिर वे हमला करते हैं। लोग जो झूठ बोलते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में सामने आए, उसे समझने के लिए मानसिक स्पष्टता और प्रयास की आवश्यकता होती है। अतीत पर ध्यान देना। मैंने सीखा है कि यदि आपको कोई ऐसी जगह छोड़नी है जिसमें आप रह चुके हैं और प्यार करते हैं और जहां आपके सारे बीते हुए दिन गहरे दबे हुए हैं, तो इसे धीमे रास्ते के अलावा किसी भी तरह से छोड़े, सबसे तेज तरीके से छोड़े जो आप कर सकते हैं। कभी भी पीछे मुड़कर न देखें और यह विश्वास न करें कि जो घंटा आपको याद है वह बेहतर घंटा है, क्योंकि वह मर चुका है। पिछले वर्ष सुरक्षित, परास्त प्रतीत होते हैं, जबकि भविष्य एक बादल में छिपा हुआ है जो दूर से दुर्जे है। बेरिल मार्कम द्वारा लिखित। ट्रैक रेस में एथलीटों को ध्यान केंद्रित रहने और वर्तमान में खुद को स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आलंकारिक और शाब्दिक रूप से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। उनकी इंद्रियां क्षण भर के लिए अभ्यस्त हो जाती हैं। जब दौड़ शुरू होती है तो यह सब उनके बारे में होता है, ट्रैक और फिनिश लाइन के बारे में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही वे दौड़ के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं, वे दौड़ में हारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि रिले रेस में भी, जहाँ एथलीट को पीछे मुड़कर अपने दौड़ते साथियों से बैटन लेना होता है, जैसे ही बैटन एक दूसरे से जुड़ती है,
उनकी निगाहें तुरंत सामने वाले ट्रैक पर लौट आती हैं। जीवन एक दौड़ की तरह है और अतीत को देखने से आपका ध्यान भटक सकता है और आप सर्वश्रेष्ठ बनने से पीछे रह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का ध्यान भटकाना एक ऐसी चीज है जिसे एकजुट तोड़कर्ता आपके खिलाफ इस्तेमाल करना पसंद करेगा। जब मस्तिष्क यादों से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को सक्रिय रूप से ट्रिगर नहीं कर रहा होता है, तो हमारा दिमाग उन सभी भावनाओं को सामने लाने का जोरदार काम करता है। मैंने यह सोचने की कोशिश की कि हमारे अतीत की हम पर जो मजबूत पकड़ हो सकती है उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझाया जाए, और मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक का एक दृश्य इसे दर्शाता है। फिल्म पैसिफिक रिम के कथानक में जाए बिना मैं आपके लिए दृश्य निर्धारित करता हूँ। मार्को और रैले को पहली बार जैगर